संसद के मानसून सत्र का 5वां दिन आज केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों से मौजूद रहने को कहा। देश को पीएम मोदी की सौगात, देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का करेंगे उद्घाटन। आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में हवन कार्यक्रम, आज शाम आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। ज्ञानवापी एसआई सर्वे मामले के हाई कोर्ट में सुनवाई आज। ज्ञानवापी के एसआई सर्वे पर दोपहर 2 बजे तक आ सकता है फैसला। मुस्लिम पक्ष के बाद हिंदू पक्ष कोर्ट में रखेगा दलील। उत्तराखंड में सरकार ने राज्य योजना आयोग को किया समाप्त। अब सशक्त उत्तराखंड 2025 का बनाया लक्ष्य। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग का गठन। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश को कैबिनेट से मिली मंजूरी, अब संसद में पेश किया जाएगा। अध्यादेश आप सहित कई विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे। और दिल्ली एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, महाराष्ट्र गुजरात समेत 5 राज्यों में अलर्ट। कर्नाटक में बाढ़ की चेतावनी के बाद स्कूल कॉलेज बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज माना। शुरू करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से आ रही है। लोकसभा चुनाव की कार्रवाई, दोनों सदनों में फिर हंगामा हो सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दोनों सदनों में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। मणिपुर मामले पर विपक्षी सांसद कर सकते हैं हंगामा। मणिपुर मसले पर विपक्ष सदन में चर्चा चाहता है। मणिपुर मामले पर विपक्षी सांसद कर सकते हैं हंगामा। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर मामले पर विपक्ष चर्चा चाहता है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा करने की बात की थी। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखकर स्वस्थ चर्चा कराए जाने की भी बात कही थी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, दोनों सदनों में आज फिर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से विपक्षी एकजुट नजर आ रहे हैं, मणिपुर मामले पर विपक्षी सांसद अब हंगामा कर सकते हैं। आपको बता दें, विपक्ष इस मामले पर लगातार चर्चा चाहता है। तो मणिपुर मामले पर विपक्षी सांसद कर सकते हैं हंगामा। तो आज पांचवा दिन है सदन का। 4 दिन, पिछले 4 दिन सदन में हंगामे को देखते हुए आज 5वें दिन भी लगातार सदन में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। बिल को पास ना होने देने के लिए ये हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं सत्ता दल की अगर बात करें तो सत्ता दल चाहता है कि हंगामा ना होकर बिल पर चर्चा की जाए। तो लगातार सत्ता पक्ष स्वस्थ चर्चा की बात कर रहा है, जिससे तमाम बिल जो इस सत्र में पास होने हैं वो पास हो सकें, उन बिलों पर चर्चा हो सके। लेकिन विपक्ष लगातार एकजुट होकर मणिपुर मामले पर चर्चा चाहता है, जिसको लेकर पिछले 4 दिनों की सदन की कार्रवाई बाधित रही है। 4 दिन लगातार हंगामे की भेंट चढ़ी है सदन की कार्रवाई, और आज 5वें दिन भी सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। दोनों सदनों में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। मणिपुर मामले पर विपक्षी सांसद कर सकते हैं हंगामा। आपको बता दें, विपक्ष आज अध्यादेश लाने की भी तैयारी कर रहा है। तो विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री को इस मामले पर बोलने के लिए कह रहा है। तो दोनों सदनों में आज फिर हंगामा हो सकता है। मणिपुर मामले पर विपक्षी सांसद कर सकते हैं हंगामा। आपको बता दें, विपक्ष मणिपुर मसले पर बातचीत
और चर्चा चाहता है सदन में। वहीं अगर सदन में चर्चा होती है इस मसले पर तो अमित शाह इस मामले पर बोलते नजर आएंगे, जबकि विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ें, प्रधानमंत्री बोले इस मामले पर। इसी को लेकर अध्यादेश की तैयारी कर रहा है विपक्ष। चूंकि इस बीच ज्ञानवापी से मामले से जुड़ी अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर प्रयागराज से। ज्ञानवापी एसआई सर्वे मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में मौजूद हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कर रहे हैं सुनवाई। तो काफी चर्चित ज्ञानवापी मामला आज जिसकी सुनवाई हो रही है। आज ज्ञानवापी के एसआई सर्वे पर आ सकता है अहम फैसला। मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वे पर रोक की मांग की है, वहीं हिंदू पक्ष चाहता है कि एसआई सर्वे हो। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता बीकी डे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं प्रयागराज तो आपको बता दें दोपहर 2 बजे तक इस मामले में फैसला आ सकता है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में मौजूद हैं। अब बात करें अगर मुस्लिम पक्ष की तो एसआई सर्वे पर रोक की मांग कर रहा है मुस्लिम पक्ष, जबकि हिंदू पक्ष चाह रहा है कि इस परिसर का एसआई सर्वे हो ताकि सच सामने आ सके कि यहां पर जिस तरीके से तो मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में 3 आपत्तियां जताई हैं। ये अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एसआई ने मामले में इतनी तेजी क्यों दिखाई, मुस्लिम पक्ष का यह कहना है। तो कोर्ट में यह दलील दी है मुस्लिम पक्ष ने, सर्वे से ज्ञानवापी के मूल स्वरूप को नुकसान पहुंच सकता है। मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को इससे बढ़कर कोर्ट ने सर्वे कराने का फैसला दिया है। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि निचली अदालत ने सर्वे कराने का फैसला दिया है। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी हैं। हिंदू पक्ष की दलील है कि राम जन्मभूमि में भी ऐसा सर्वे हुआ था, हिंदू पक्ष का कहना है, इसलिए यहां भी यह सर्वे हो सकता है। वहां किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुस्लिम पक्ष सर्वे से क्यों डर रहा है, हिंदू पक्ष ये बात कर रहा है कि आखिर मुस्लिम पक्ष इस सर्वे से क्यों डर रहा है, सच्चाई सामने आने से क्यों डर रहा है मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष के वकील फरमान नकवी बोलते नजर आए हैं कि इस एसआई सर्वे से परिसर को नुकसान हो सकता है। सबूत इकट्ठा कराने के लिए सर्वे की बात कही है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में यह आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि इस सर्वे से किसी तरीके का कोई परिसर में नुकसान नहीं होगा, जैसे कि अयोध्या में हुआ था तो यहां भी हो सकता है। हमारे संवाददाता बिक्की डे वाराणसी से हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। वहीं राहुल मिश्रा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिक्की डे, हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से सुनवाई शुरू हो गई है, मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी थी कि इस एसआई सर्वे के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों, वही हिंदू पक्ष अपनी दलील दे रहा है। ऐसे में काशी की अगर बात किया जाए तो वहां किस तरीके का भी माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें मनोज, इस समय मैं ज्ञानवापी परिसर के बाहर ही हूँ। मैं दिखाना चाहूंगा टीवी के दर्शकों को ये ज्ञानवापी परिसर का बाहर, ये गेट नंबर 4 है बाबा विश्वनाथ का। और ये आप दर्शकों को दिखा सकते हैं, यही वो मस्जिद है जिसका विवाद चला आ रहा है। और आज इसको लेके हाईकोर्ट में भी सुनवाई है, जहाँ आपको बता दें सोमवार को सर्वे की टीम यहाँ पहुँचती है सर्वे करने के लिए। लेकिन वो 5 घंटे सर्वे होने के बाद जो यहाँ पे मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में रुख करने के बाद यहाँ सर्वे को रुकवाया जाता है। सर्वे जो है आज 5 बजे तक, बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक दिया गया है। और जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाईकोर्ट जाने को कहा है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी को। और हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई, वहाँ पे जस्टिस थी। जस्टिस ने हिंदू पक्ष से पूछा कि क्या ऐसा सर्वे पहले कभी हुआ है ऐसा। वहीं पे विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के, उन्होंने बताया राम जन्मभूमि मामले में ये सर्वे
सर्वे हो चुका है और इसको किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इससे इसी तरीके से ज्ञानवापी का भी एएसआई सर्वे कराया जा सकता है बिना नुकसान पहुंचाए। वहीं दूसरी तरफ फिर जस्टिस साहब ने फिर पूछा कि क्या आपने कोर्ट में पूरी सबमिट किया है पूरे ऑर्डर को, कि मतलब क्या कैसे कराएंगे सर्वे, किस प्रकार से कराएंगे, कैसे क्षति नहीं पहुंचेगी, क्या आपने पूरा डिटेल सबमिट किया है? तो हिंदू पक्ष के वकील जो है विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हाँ। वही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिला जज द्वारा जो आदेश दिया गया है सर्वे कराने को लेकर, उनके ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि एएसआई सर्वे एएसआई की टीम जो है यहाँ पे खुदाई करेगी। फिलहाल अभी 1 हफ्ते के लिए खुदाई नहीं करेगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद जो एएसआई की टीम है वो खुदाई के लिए स्वतंत्र है। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए इस पर रोक लगाया है कि एक रिट पिटीशन दाखिल किया है जिसको लेके सर्वे को लेके यहाँ पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ विकी, अगर बात करें आज शाम 5 बजे तक इस एएसआई सर्वे पर रोक है। कोर्ट की तरफ से अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो क्या वो जो कमेटी बनी हुई थी एएसआई सर्वे की, वो आगे की तैयारी कर रही है कि अगर कोर्ट की तरफ से अगर रोक का कोई ऐसा आदेश नहीं आता है तो आगे वो फिर से एएसआई सर्वे की तैयारी करें? बिल्कुल मनोज, आपको बता दें एएसआई की टीम जो है सोमवार को ही यहाँ पे ज्ञानवापी परिसर पे जब दाखिल हुई, प्रवेश किए तो 4 भागों में उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया और ज्ञानवापी के चारों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कैमरे लगा के उसकी वीडियोग्राफी की गई और यहाँ पे नींव के नीचे की मट्टी का सैंपल लिया गया। उसके बाद जो है फोटोग्राफी की गई, जो निशान मिले हैं हिंदू धर्म से जुड़े हुए उसका वो फोटोग्राफी किए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सर्वे की टीम आज भी तैयार है और सुप्रीम हाई कोर्ट की फैसले का इंतजार कर रही है कि दोपहर 2 बजे तक जो फैसला आ जाएगा इसके बाद सर्वे टीम जो है आगे की कार्रवाई करेगी। जी हाँ विकी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ प्रयागराज से लगातार बने हुए हैं, कोर्ट परिसर के बाहर से हमारे साथ राहुल लगातार बने हुए हैं, वहां पर नजर बनाए हुए हैं। राहुल, हम आपके पास आना चाहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो सुनवाई शुरू हो चुकी है, दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें देना शुरू किया हुआ है। क्या अहम अपडेट आपके पास निकलकर सामने आया है? 11 बज चुका है, अब तक कोई इस पर अहम अपडेट निकल कर आया है? सबसे बड़ी बात है कि दोनों पक्ष के वकील दलील अपना रख चुके हैं और रखने के बाद जो फैसला है अभी तक कोई खुल के नहीं आया, क्योंकि बताया जा रहा है कि लंच के बाद 2 बजे के बाद जो फैसला आएगा अब हो सकता है कुछ आ जाए, क्योंकि कहीं न कहीं जो मुस्लिम पक्ष है वो एसआईटी जांच हुई थी उस पे वो ऑब्जेक्शन लगा रखे हैं, उसी पे वो माने तैयार नहीं है। इसी को देखते हुए जो आज जो बहस है, अब बहस होने के बाद जो खुल के आएगा सामने आएगा। अभी तक कोई ऐसा सूचना नहीं आया अंदर से कि जो हम बता सके, लेकिन हाँ ये है कि हिंदू पक्ष जो है वो कह रहा है कि जो जांच हो रही है वो जांच सही हो रही है, क्योंकि इससे पहले राम जन्मभूमि की जो जांच हुई थी उसे देखते हुए कहीं ना कहीं उसी का हवाला देते हुए जो यहाँ की जो इनके अधिवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि जो फैसला जो एसआई जांच कर रही है वो सही कर रही है, गलत नहीं कर रही है। जो जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 4 टीम बन के अलग अलग टीमों में वीडियोग्राफिंग जो सीसीटीवी वीडियोग्राफिंग के तहत जो जांच हो रही थी उस जांच से पुष्टि हो जाएगी, क्योंकि हर सब क्या है वीडियोग्राफिंग जो वीडियो होता है उसका मान्य होता है, साक्ष्य सिर्फ वीडियो देखता है, ऑडियो की भी जांच नहीं माना जाता, लेकिन जो वीडियो है वीडियो की जांच जो मान जाती है उसी के देखते वीडियोग्राफिंग ये जांच हो रही थी। और वो मुस्लिम पक्ष जो ऑब्जेक्शन लगाया है उसी के देखते हाईकोर्ट ने ये दाखिल किया। अब देखा जाता है कि 2 बजे तक क्या फैसला आएगा। इस फैसले को देखने के लिए, इस फैसले को सुनने के लिए यहाँ पर जो दोनों पक्ष के जो जनता आई है वो खड़ी हुई है और प्रशासनिक अमला जो है उन्हें शांतिमय करने आप दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस जो है अपनी छावनी बनाए, दर्शकों को दिखाएंगे पुलिस जो है पूरी तरह से छावनी बनाई हुई है और छावनी में तब्दील है, कोई घटना अप्रिय न घटे। जी राहुल, अगर बात की जाए जैसा कि आपने बताया है दोनों पक्षों के लोग वहां जुटे हुए हैं, वो इस फैसले पर नजर गाड़ाए हुए हैं कि जैसे ही फैसला आएगा उनके अंदर से प्रतिक्रिया आएगी। अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नजर आ रही है जिससे ये जाहिर हो सके कि उनके अंदर किसी तरीके की खुशी या दूसरे पक्ष को किसी तरह की कोई नाराजगी या इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया दोनों पक्षों से कहीं से नजर आ रही है? बता दें कि अभी तक कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिम पक्ष निचली अदालत से वो हार मानी थी। इसी को देखते हुए जो हाईकोर्ट में
उन्होंने रीट दाखिल किया था, उसी रीट के हिसाब से आज जो सुनवाई होना है वो होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये जो हिंदू पक्ष है वो अपने पक्ष में ये कह रहा है कि न्याय तो न्याय होता है। कहीं शंकर जी की जो त्रिशूल, कहीं शिवलिंग और कहीं ओम, इसे कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि उन्हें उनके जो आधार को सुनते हुए, उन देखते हुए उन पे सुनवाई उनकी तरफ से आएगा। अब अभी हम कह नहीं सकते कि क्या फैसला आ सकता है खुल के, क्योंकि फैसला कोर्ट के हाथ में है। कोर्ट की जजमेंट के बाद ये फैसला सुना जाएगा, बताया जाएगा। जी और राहुल, अगर बात करें निचली अदालत के खिलाफ, मस्जिद कमेटी जो है, मुस्लिम पक्ष है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देती है कि आप हाई कोर्ट में जाओ, वहां याचिका हालांकि जाती है। अब जिस तरीके से साक्ष्य वहां मौजूद हैं, तमाम साक्ष्य जिस तरीके से उस परिसर में मौजूद है, उसको देखते हुए अगर ऐसा फैसला आता है हिंदू पक्ष के उसके हिंदू पक्ष की तरफ अगर फैसला जाता है, तो मुस्लिम पक्ष फिर क्या करेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा या किस तरीके की कोई अभी तक ऐसी प्रतिक्रिया? आपसे बता दें कि सही है, जो कानून व्यवस्था है वो पहले कहती है पहले हाई कोर्ट जाए तब सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट हाई कोर्ट के लिए कहा। हाई कोर्ट में आने के बाद कहीं ना कहीं जो उनका जो फैसला है, अब वो फैसला के बाद हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ही गए थे। उन्हें किसी ने राय दिया होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाए। गलत फैसला के बाद फिर हाईकोर्ट ने भेजा गया, और हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सर्वोपरि होगा। हाईकोर्ट जो है मान्य जो है, और हाईकोर्ट की जो फैसला है उस फैसले पे वो तब्दील हो गया। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं सकता कि क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, जो हिंदू पक्ष है वो ये कह रहा है कि हमारा पक्ष मजबूत है और हमें कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। जी राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस लगातार आप नजर इस मामले पर बनाए रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लगे। बिक्की डे हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हाँ, हम वो भी हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। तो लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। एसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की है। इसके साथ हिंदू पक्ष ने भी एक कैविएट दाखिल की थी, जिसमें हिंदू पक्ष ने कहा था कि अगर मुस्लिम पक्ष की सुनवाई की जाती है तो हमें भी बात रखने का मौका मिले। तो हमारे दोनों संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोग नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अहम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों लोगों का शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में 3 आपत्तियां दर्ज कराई हैं। आपको बता दें एएसआई मामले में इतनी तेजी क्यों दिखा रही है, मुस्लिम पक्ष का कहना है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि सर्वे में ज्ञानवापी के मूल स्वरूप को नुकसान हो सकता है। यह भी दलील दी है मुस्लिम पक्ष ने। सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट को कहा था कि केस सुनने लायक है या नहीं। आपको बता दें ज्ञानवापी मामले पर यह नई अपडेट है। मुस्लिम पक्ष ने ये बातें रखी है, साथ ही हिंदू पक्ष ने भी अपनी इस मामले पर अपनी बात रखी। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष ने कहा है कि आखिर मुस्लिम पक्ष सच्चाई सामने आने से क्यों डर रहा है, क्यों एएसआई सर्वे पर रोक लगा रहा है, क्यों एएसआई सर्वे नहीं होने देना चाहता है। तो तमाम अहम अपडेट से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। सर्वे से ज्ञानवापी के मूल स्वरूप को नुकसान की बात जहां तक मुस्लिम पक्ष कह रहा था, तो उसके इस बात पर कोर्ट में ये बात रखी गई है, जिसके एवज में हिंदू पक्ष के वकील की दलील सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में इस तरीके के पहले भी सर्वे हो चुका है, जिससे किसी तरीके का कोई सर्वे पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो यहां भी नहीं पड़ेगा। तो इस बीच सीधे अमृतसर आपको ले चलते, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल में शहीदों को श्रद्धांजलि, जो कारगिल में शहीद हुए थे उन वीरों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें, माफ कीजिएगा, अमृतसर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो जिस तरीके से आज विजय दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम राजनीतिक दल, तमाम आमजन देश के उन शहीदों, उन वीरों को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं जो कारगिल ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੁਛ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਸੀਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਜ ਜਾਊਂਗਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਈਓ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਹੀ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੁਟੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2-3 ਐਲਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਟਲ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਂਦੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ उस कैटेगरी। तो ये सीधी तस्वीरें आप अमृतसर से देख रहे थे, जहां सीएम भगवंत मान कारगिल में कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। उनके परिवारों से उन्होंने मुलाकात की और उनके परिवारों को इस दौरान सम्मानित भी किया। तो आपको बता दें, ये सीधी तस्वीरें अमृतसर से आपको दिखा रहे हैं, जहां देश आज अपने कारगिल दिवस के अवसर पर उन तमाम वीरों को याद कर रहा है जो कारगिल युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों की जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था। खबरों में अभी यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी यशी शुक्ला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज भोपाल दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में संगठन के आला नेताओं की लेंगे अहम बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति, चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे शाह। बूथ स्तर की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इक्यावन % मतदान के प्रयास, बाहरी राज्यों से आए विस्तारकों की रिपोर्ट पर चर्चा। पीएम के कार्यक्रम की भी तैयारियों पर करेंगे चर्चा। चुनाव प्रबंधन समिति की कार्य योजना को परखेंगे शाह। प्रस्तावित चुनावी समितियों पर अंतिम निर्णय लेंगे अमित शाह। प्रस्तावित चुनावी समितियों पर अंतिम निर्णय लेंगे अमित शाह।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा, संगठन के आला नेताओं से करेंगे मुलाकात। कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है? आज भोपाल दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश में 15 दिन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह का एक दूसरा दौरा है। यहाँ पर आज 7:45 बजे भोपाल पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद बीजेपी कार्यालय में लगभग 3 से 4 घंटे एक बैठक करेंगे। इस बैठक के अंदर जो आने वाले चुनाव है उस चुनाव का रोडमैप तैयार किया जाएगा। किस प्रकार से जो लोग हैं, जो बीजेपी की जो टीम है उसको किस प्रकार से जीत का मंत्र देना है, इस अहम बैठक में आज मध्य प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी वैष्णव यादव, हितानंद शर्मा, तमाम ज्योतिराव सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, जो तमाम संगठन के जो लोग हैं, जो बड़े वरिष्ठ नेतागण हैं, वो सभी लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे और ये चुनाव को देखते हुए एक अहम बैठक मानी जा रही है। और बात की जाए कि मध्य प्रदेश में सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी वो जारी हुआ है और उस दौरे को लेकर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे कि मोदी जी के दौरे को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो कब तक पहुंचेंगे? आला अधिकारियों ने क्या कुछ तैयारी की है उनके आगमन को लेकर? जी बिल्कुल, बीजेपी कार्यालय में चारों तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और सुरक्षा में ना लगाई जाए किसी की प्रकार से। तो चारों तरफ बीजेपी कार्यालय के चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए गए हैं, तमाम जवान खड़े कर दिए गए हैं और जिसके बाद जिस मार्ग से वो आएंगे वो रोड मैप जो मार्ग है वो मार्ग डाइवर्ट कर दिया गया है और उस ट्रैफिक पुलिस की ओर से उस रोड मैप का डाइवर्ट जो वो पहले से ही जारी कर दिया गया है कि इस 5:30 बजे से ये मार्ग डाइवर्ट रहेगा जिस मार्ग से अमित शाह जी बीजेपी कार्यालय की तरफ प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो उनकी मीटिंग कब तक शुरू होगी, साथ ही साथ उनको रिसीव करने के लिए कौन पहुंचेगा, इन सबको लेकर भी कोई अपडेट है? जी बिल्कुल, बीजेपी संगठन की ओर से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम नामित किया गया है कि जो वहां पर अमित शाह को लेने एयरपोर्ट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एयरपोर्ट पर जाएंगे और उनके साथ तमाम जो संगठन के लोग हैं वो भी कुछ जाएंगे। लेकिन विशेष तौर से जो बीजेपी की संगठन की टीम है उनने नामित किया है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, वो अगुवाई करेंगे अमित शाह की। जी ठीक है बाबा, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा और इस दौरे को लेकर तमाम तैयारियां संगठन द्वारा की गई हैं। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा यहां पर अमित शाह को रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का भी चूंकि दौरा है तो ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी क्या कुछ तैयारियां हैं, इनका जायजा भी आज गृह मंत्री द्वारा लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आज, आपको बता दें कि तमाम तैयारियां उनके दौरे को लेकर की गई हैं। झांसी में सावन के महीने में अनोखी शादी हुई। अनोखी इसलिए क्योंकि शादी में सब कुछ अन्य शादियों की तरह था, लेकिन दूल्हे की जगह भगवान शिव का शिवलिंग था। बाराती दूल्हे की तरह सजे शिवलिंग लेकर लड़की के घर पहुंचे। दुल्हन बनी गोल्डी ने उन्हें वरमाला पहनाकर अपना जीवन साथी बना लिया। दुल्हन बोली, अब शिव जी के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है, वे हर मुसीबत में मेरा साथ देंगे। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि जब धुन सवार हो जाए तो संकल्प का रास्ता तय होने में समय नहीं लगता है। धुन चाहे भक्ति की हो या फिर जीवन के समर्पण की, जिसको जीवन सौंपा जाता है वो खास ही होता है।
सावन का महीना चल रहा है और भक्त अपने अपने तरीके से आस्था जाहिर कर रहे हैं। एक अटूट आस्था झांसी में देखने को मिली है। झांसी में भगवान शंकर की भक्ति में ली एक युवती ने उन्हें अपना पति बना लिया। वैसे तो आपने भगवान शिव की आस्था के खास पर्व शिवरात्रि में शिव बारात का नजारा देखा होगा, जिसमें शिव जी के गण नंदी, भूत प्रेत और कई बहरूपीय वेशधारी देखने को मिलते हैं। लेकिन यह बारात आमतौर पर निकलने वाली बारात जैसी थी। बैंड बाजे की धुन पर लोग झूमते गाते चल रहे थे। बाकायदे द्वारचार हुआ। दूल्हे के वेश में बाबा भोलेनाथ बग्गी पर सवार हुए। ये बारात जिधर से गुजरी, लोग जहां भक्ति भाव में डूब गए, वहीं दूल्हे पर जमकर नोट भी लुटाए गए। भगवान शंकर के साथ विवाह करने वाली गोल्डी ने बताया कि उसे बचपन से ही भगवान शंकर से ही शादी करने का मन था। कहा, मुझे बहुत खुशी हुई है, मैंने उन्हें अपना पति बनाया। मैं बाल्यकाल से ही प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। तो जुड़ने के बाद मैंने यहाँ से बहुत सारी शिक्षाएं ली जो जीवन में दिव्य गुणों को लाती हैं, किस प्रकार से चरित्र का निर्माण होता है, किस तरीके से हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं, स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। वो सारी शिक्षाओं को देखा, सीखा और स्वयं में धारण किया। तो इससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं भी संपूर्ण समर्पण भगवान शिव के साथ करके आगे का अपना जीवन भी सफल बना सकूं। इसलिए मैंने अभी कुछ दिन पहले ही भगवान शिव के साथ पूर्ण समर्पण किया है, ताकि भविष्य में भी इस तरह की समाज सेवा। धूम धड़ाके के बीच अन्नपूर्णा कॉलोनी की रहने वाली गोल्डी ने जब भगवान भोलेनाथ को वरमाला पहनाई तो माहौल खुशियों से भर उठा। गोल्डी ने घर के लोगों के सहमति से भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। बड़ा गांव गेट स्थित एक विवाह घर में भोलेनाथ से गोल्डी की शादी हुई और शादी के बाद भोज का भी आयोजन किया गया। भगवान के शिवलिंग स्वरूप को सहरा बांधकर बारात के रूप में रथ पर लाया गया और महिलाओं ने द्वाराचार की रस्म निभाई। इसके बाद जयमाला का कार्यक्रम भी हुआ और 7 फेरे भी हुए। ये जो बहन ने भगवान शिव के ऊपर अपना संपूर्ण समर्पण किया है, विवाह अर्थात संपूर्ण समर्पण, हमारे इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अलौकिक भाषा में उसको समर्पण कहा जाता है। तो ये जो बहन ने अपना जीवन भगवान शिव के प्रति विश्व कल्याण के कार्य में समर्पित किया है। जिस तरीके से शादी में एक कन्या अपने दूसरे घर में जाती हैं और अपने परिवार के प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है, वो संपूर्ण समर्पण जब तक नहीं होता है तब तक विवाह सफल नहीं होता है। तो हमारे इस अलौकिक संस्कृति में समर्पण ही दिव्य अलौकिक समर्पण होता है और ये समर्पण उस बहन ने, गोल्डी बहन ने अभी किया है सावन के महीने में। तो निश्चित है कि उसका आगे का जीवन विश्व कल्याण के कार्य में संपूर्ण सफल होगा। झांसी की अन्नपूर्णा कॉलोनी निवासी और बबीना में उप डाकपाल बलराम रायकवार की बेटी गोल्डी रायकवार बीकॉम पास हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित ब्रह्म कुमारी छात्रावास में रहकर आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण की। इसके बाद झांसी लौटकर गोल्डी बड़ागांव में बने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वर की सेवा में लग गई। के न्यूज इंडिया के लिए झांसी से कुलदीप अवस्थी की रिपोर्ट। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर जहां पर लखनऊ से दरोगा ने खुद को मारी गोली। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दरोगा ने खुद को मारी गोली। खुद को गोली मारकर किया सुसाइड। चौवन वर्षीय ज्ञान सिंह ने किया सुसाइड। अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने को कहा गया है। महानगर थाना क्षेत्र के न्यू हैदराबाद की यह घटना बताई जा रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है? दरोगा ने खुद को गोली मारी, कारण पता चले हैं क्या? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ में कल देर रात ये दरोगा थे 54 वर्षीय ज्ञान सिंह, उन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। फिलहाल अभी कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ, ये जानकारी सामने जरूर आई है कि दरोगा ने सुसाइड करने से पहले अपने बेटे और साले को फोन करके ये कहा था कि अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। फिलहाल ये बोलने के बाद उसने फोन काट दिया और कल रात को देर से अपनी पिस्टल से अपने आप को गोली मार दी। जैसे ही ये जानकारी परिवार वालों को मिली, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए। फिलहाल बॉडी को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अभी प्रथम बताएं तो ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि दरोगा ने अपनी आपको गोली क्यों मारी है, क्या कारण था, क्या मजबूरी थी। फिलहाल ये क्या परिजनों की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया है भरत? देखिए, परिजनों से बात करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन परिजन इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं। जब हमने पूछा कि आखिर क्या तनाव में थे, किस बात को लेकर वो परेशान चल रहे थे, उन्होंने कोई भी उत्तर परिजनों ने नहीं दिया। लेकिन ये जरूर है कि ये गोली मारने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अपने परिवार के लोगों को फोन करके जानकारी दी थी उन्होंने कि हम अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। और बेसिकली जो ये ज्ञान सिंह थे वो कन्नौज के रहने वाले थे, लखनऊ में न्यू हैदराबाद में किराए के मकान पर रहते थे, वहीं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें 54 वर्षीय ज्ञान सिंह ने किया सुसाइड, और सुसाइड करने से पहले अपने ससुर और साले को फोन करके कहा कि अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। और आपको बता दें कि दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू है और सीधे आपको राज्यसभा की कार्रवाई की तस्वीरें दिखा देते हैं। Silence! Please maintain decorum. Honorable members. I request leader of the house and leader of opposition to generate discipline and decorum in their members. Please take your seat. All of you take your seat. Take your seat. Take your seat. और यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी सभी से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाकर रखिए, डेकोरम को मेंटेन करिए। हालांकि विपक्ष लगातार मोदी मोदी कह रहा है और कह रहा है कि मोदी जी को बुलाया जाए। और आपको बता दें कि अभी फिलहाल कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। मॉनसून सत्र का 5वां दिन आज विपक्ष के हंगामे के बीच कार्रवाई को किया गया स्थगित। 12 बजे तक के लिए इस कार्रवाई को स्थगित किया गया है। लोकसभा की कार्रवाई भी 12 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित है। जगदीप धनखड़ यहाँ पर सभी को शांत रहने के लिए लगातार बोल रहे थे और फिलहाल आपको बता दें कि कार्रवाई को स्थगित किया गया है। राज्यसभा की कार्रवाई को किया गया स्थगित। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। और आपको बता दें कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि मोदी जी आकर संसद में इस बात का जवाब दें। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर लगातार आपको बता दें कि विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार को इस पर जवाब देना होगा।
विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा की भी कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा और हंगामे के बीच कार्रवाई को किया गया स्थगित। अमरोहा से खबर, जहां पर अचानक बदला मौसम का मिजाज। आपको बता दें कि किसानों पर पड़ी कुदरत की मार। भारी बारिश से किसान हुए बेहाल। भारी बारिश से फसलों को हुआ भारी नुकसान। अमरोहा में चंद घंटे की बारिश में सड़कें हुई जलमग्न। और ये खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां पर बेमौसम बारिश ने कहीं ना कहीं किसानों की नींद उड़ा दी है। बिजनौर से खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के ननिहाल पक्ष के लोगों ने दादी पर लगाया है आरोप। कमरे में बंद कर खाना नहीं देने का लगाया है आरोप। खाना नहीं मिलने के चलते हुए बच्चे की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शहर कोतवाली क्षेत्र के डाकघर चौराहे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बच्चे के ननिहाल पक्ष के लोगों ने दादी पर आरोप लगाया है। बच्चे को खाना नहीं देने का लगाया है आरोप। खाना नहीं मिलने के चलते हुई है बच्चे की मौत। हमारी बहन को 4 साल से धक्का देके घर से निकाल दिया था। धक्का देके निकाले तो हमारे साथ आई थी। 2 बच्चे हैं उसके, 2 लड़के। और वह उसने माँ बाबा क्या दादी के धो रहे थे। बाबा क्या दादी के धो रहे थे। और क्या नाम उसका, जो छोटा वाले लड़के को मार दिया। इसकी दादी ने कमरे में बंद करके इतना मारती थी कि पीठ पे बहुत निशान है। और क्या नाम उसका, बड़ा वाले लड़के को भी उसे भी पतला मार रखा। छोटा वाले को तो जाल से मार दिया, वो मरा पड़ा गया। और 4-5 दिन के लिए कमरे में बंद करके किवाड़ा बंद लगा के घूमने चले जाते थे। और भूख के प्यास से वहाँ तड़पते रहते थे। तो आज मौत। मेरठ से खबर, जहां पर नशीला पदार्थ पिलाकर किशोरी से किया गया गैंगरेप। आपको बता दें कि जंगल में ले जाकर किया गया गैंगरेप। किशोरी से अभद्रता और पिटाई का बनाया वीडियो। पिटाई के बाद किशोरी से किया गैंगरेप। आरोपियों के सामने गिड़गिड़ाती रही बेबस किशोरी। वारदात का वीडियो 3 महीने बाद किया गया वायरल। 2 साल से किशोरी का यौन शोषण कर रहे थे आरोपी। किशोरी की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। किठौर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 साल से किशोरी का यौन शोषण कर रहे थे आरोपी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि एक किशोरी के साथ बड़ी ही अश्लीलता की गई है, उसके साथ मारपीट की गई है और उसके साथ एक सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया है। पुलिस ने पूरे मामले में मातक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया गया है कि पूरे मामले की एक वीडियो भी आरोपितों ने बनाई और उसे वायरल कर पीड़िता के भाई को भेज दिया। पीड़िता के साथ काफी मारपीट भी की गई है और अब पुलिस ने 3 आरोपियों को आरोपी अभी फरार बताए गए हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार तजवीज दे रही है। ठीक है राजू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वारदात का वीडियो 3 महीने बाद किया गया वायरल। महाराजगंज से खबर, जहां पर नाबालिग के साथ गैंगरेप का प्रयास। गैंगरेप में सफल न होने पर 3 युवकों ने लड़की के फाड़े कपड़े। मनबड़ हैवानों ने लड़की के बाल पकड़कर घसीटा। गैंगरेप में सफल न होने पर लड़की को मनबड़ों ने पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। लड़की की मां ने पुलिस को दी है तहरीर पर 3 युवकों के विरुद्ध दर्ज किया गया है मुकदमा। मनबड़ आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पनियारा पुलिस। पनियारा थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पनिया पुलिस के संज्ञान में आया
कि मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की को 3 लड़के छेड़खानी करते हुए दिख रहे हैं और जो कि थाना पनियार क्षेत्र के एक गाँव का बताया जा रहा है। इस पर पुलिस ने संपर्क स्थापित किया पीड़ित पक्ष से, उनसे तहरीर लेकर समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। तहरीर के मुताबिक ये घटना 18 जुलाई की रात 9 बजे के लगभग की है, जब पीड़िता यानी लड़की शौच के लिए खेतों की तरफ गई थी। वहीं इन तीनों लड़कों ने उसे पकड़कर छेड़खानी की। इन तीनों लड़कों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बरेली से खबर, जहां पर 48 वर्षीय किसान की मौत। सार्वजनिक शौचालय में नहाने गया था किसान। 48 वर्षीय किसान की हुई मौत। शौचालय में संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव। करंट लगने से मृत्यु की आशंका। आंवला थाना नगर के पास की घटना बताई जा रही है। करंट लगने से मृत्यु की आशंका भी जताई जा रही। है 48 वर्षीय किसान की हुई मौत। करंट लगने की वजह से किसान की हुई है मौत। ये हमारा स्कूल सर गंगाराम सरस्वती ज्ञानपीठ है, मंडी के सामने। हमारे स्कूल के सामने जो है इन्होंने लगभग 75 का जगह लेके अपना एक गारे से चुरा हुआ मकान बना लिया, उस पर टीन पड़ी हुई है। उसी में ये रहते थे, पति पत्नी दोनों लोग। इनके 5 बच्चे हैं और 5 लड़कियाँ हैं। एक लड़की की शादी कर दी, 4 लड़कियाँ हैं जो की शादी नहीं हुई और ये वहीं रहते थे। तो सामने जो है इनके मकान के सामने ही जो है सार्वजनिक शौचालय बना हुआ, नगर पालिका द्वारा बनाया गया, लगभग 6-7 साल पहले का बना हुआ है। तो उसी में ये सब लोग जो है उसका इस्तेमाल करते थे। बाकी सभी लोग इस्तेमाल करते हैं उसका, जो है कि पानी पीने के लिए भी और मतलब शौचालय के लिए भी और नहाने के लिए भी, तो सब व्यवस्था उसमें है जो है। तो आज स्कूल की छुट्टी थी तो वहाँ पे कोई आदमी था नहीं, वहाँ पे जो है आसपास में जो है। और ये लगभग जो है 2:30 या 3 बजे के लगभग जो है धान गाड़ के आए थे। तो अब ये शौचालय में या तो नहाने गए होंगे या फिर उसमें हाथ पैर धुलने गए होंगे, कि दोपहर का समय था। तो उसी समय जो है इनके लिए में तो मोटर चलाते वक्त करंट लग गया। एक ऐसी बार करंट लग गया और करंट लग के गिरे, और गिर के जो है हम लोग फिर वहाँ पे हॉस्पिटल लेके आए। तो तुरंत यहाँ पे डॉक्टर साहब ने जो है विधिवत घोषित कर दिया कि। बुलंदशहर से खबर, जहां पर पूर्व प्रधान के घर चोरों ने बोला धावा। आपको बता दें कि चोरों ने 3.5 लाख की नकदी और आभूषण किए चोरी। 25 लाख का माल चोरी कर फरार हुए चोर। पुलिस फॉरेंसिक टीम में जांच पड़ताल में जुटी। अनूप शहर पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। फॉरेंसिक टीम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। अनूप शहर पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हम रात को यहाँ सोए हुए थे, बैठ पड़े हैं हमारे, और इधर ये किवानों से चोर आए करीब 25 लाख। उस वक्त आप कहाँ से? घर पे ही सो रहे थे। आपको कैसे मालूम पड़ा? सुबह जब जगे उसके बाद घटना देखी, जब के बाद खुली। हम 3 लोग थे घर पर। चोर कितने थे? चोरों की संख्या नहीं पता भैया, सोते ही रह गए हमको। ये है सामने अलमारी रखी हुई है भैया, उसमें हुई चोरी। दोनों इनमें से जी हमने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस आई और फॉरेंसिक टीम आई, उसमें जांच चल रही है अभी। वो लोग सगली यहाँ जांच करके ले गए। फॉरेंसिक टीम वाले भी अपना जांच पड़ताल करके ले गए। थाने से हमारे इंस्पेक्टर साहब भी, सब लोग आए। बुलंदशहर से खबर, जहां पर दबंगों ने किसान को पीट कर किया लहूलुहान। रामघाट में खेत से पानी निकालने का विरोध में हुई मारपीट। किसान को CSC से जिला अस्पताल किया गया है रेफर। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ दी तहरीर। पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। रामघाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
दबंगों ने किसानों को पीट पीट कर किया लहूलुहान। रामघाट में खेत में पानी निकालने का विरोध हुआ था, जिसको लेकर की गई मारपीट। सर, ये पानी के लेके विवाद हुआ था, उसमें ट्यूबवेल वालों ने जबरदस्ती हमारे खेत में होकर पानी निकाल रहे थे। मना करने पर पापा जी गए मना करने, तो उनको मार पीट कर पुल पर बेहोशी की हालत में डाल दिया। हम पहुंचे घर वाले तो उनको बेहोशी की हालत में उठा के थाने लेके गए सर। थाने वालों ने जिला अस्पताल को ट्रांसफर करवा दिया। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की? ये भाव सिंह के 4 बेटे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गांव कुढ़ैनी के ही रहने वाले हैं सर। तो पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई कर रही है सर, और जो भी होगा आगे ठीक ही होगा साहब। बुलंदशहर से खबर, जहां पर बदमाशों ने ग्राम प्रधान के बेटे को मारी गोली। मीरपुर में ग्राम प्रधान के बेटे हैदर के पेट में लगी गोली। बुलंदशहर से खबर, घायल को खुर्जा सीएससी में हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। खुर्जा कोतवाली नगर मीरपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घायल को खुर्जा सीएससी में कराया गया भर्ती। खुर्जा कोतवाली नगर मीरपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भोपाल से खबर आ जा सकता है, कांग्रेस का चुनावी वचन पत्र। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दिया है संकेत, आ जा सकता है कांग्रेस का चुनावी पत्र। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने हैं विधानसभा चुनाव, जिनको लेकर आज कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी कर सकती है। वचन पत्र की कमलनाथ कर सकते हैं घोषणा। पीसीसी चीफ कमलनाथ कर सकते हैं औपचारिक घोषणा। कांग्रेस कार्यालय में कमलनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकती है वचन पत्र की घोषणा। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।